एशिया में दो ऐसे देश हैं जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए। इतिहास की बात है, हमें समझनी चाहिए। एक अफगानिस्तान और दूसरा ईरान। इनके इतिहास में ये कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। जब जब भी ये प्रयास हुआ कि इनको कॉलोनाइज करने का, वो फेल हुआ। रशिया ने प्रयास किया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने प्रयास किया, नतीजा क्या निकला सब जानते हैं। तो एक तो इतिहास की बात ये समझनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इतिहास की बात, हमारे जो संबंध हैं ईरान से, वो सदियों पुराने संबंध हैं, सदियों पुराने। पर्शिया के साथ हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस, ट्रेड, व्यापार चलता रहा। So we must understand one thing, that there are two countries in this part of the world who have never been colonized. One is Afghanistan and the other is Iran. And you know what happened in Iran when somebody tried to occupy Iran, the fate of the Russians, the fate of the Americans. Iran too. Even during the period of the colonization, Iran was never colonized. There were spheres of influence of the Russians and the British, but they never were occupied. उसके बारे में थोड़ी बात नहीं। आज इतिहास के बारे में हमारा समझना ज़रूरी है, क्योंकि जंग तो आप लड़ सकते हो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। You can wage a war, but the consequences of that war you'll never be able to realize unless you have an aim. तो मैं कह रहा था कि जो our cultural affinity, our linguistic affinity, our goes back with Iran for thousands of years. And the other interesting part is that when Iran became more or less independent, our borders, because at that time Britain ruled us, our borders were contiguous to Iran. जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे तो जो हमारा बॉर्डर था वो ईरान के साथ मिलता था, क्योंकि अंग्रेज़ों की सुजरेनिटी थी, तो वहाँ भी बड़े संबंध हमारे रहे। और तीसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ख़ुमैनी साहब के जो दादा थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका नाम था सैयद अहमद मुसावी। सैयद अहमद मुसावी साहब बाराबांकी में पैदा हुए, और फिर वो नजफ़ चले गए पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद 1834 में वो ईरान आ गए, और फिर 1979 में 1989 में Khomeini became the leader of deposing the Shah. तो मैं क्यों इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि history has an enormous role to play in the politics of the future. इतिहास का बड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इतिहास का ये रहता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में क्या होगा। आज के दिन तो आप लड़ाई लड़ सकते हो, और हिंदुस्तान में, और क्योंकि संबंध हमारे अच्छे हैं, और इसीलिए जब ये खामेनी साहब की हत्या हुई, उनको मारा गया, तो कहाँ लोग प्रोटेस्ट किए? लखनऊ में, क्योंकि शियास का इन्फ्लुएंस लखनऊ में बहुत है, जम्मू कश्मीर में, तो ये प्रभाव भी है। और साथ साथ 95 लाख लोग मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, 95 लाख लोग। तो ये इतिहास की बात है।
और दो देशों की जंग में हम किसी एक देश के साथ दें, उसके नतीजे भी बहुत होंगे। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम अमेरिका के साथ दे रहे हैं, और साफ जाहिर है पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के मतलब कि 2014 के बाद कि मोदी जी के मौन रहने से हमें पता है वो किसके साथ है। ये मौन की बात नहीं है, ये मोदी जी के मौन रहने की बात है। हमें पता चल रहा है कि वो किसके साथ है, क्योंकि फरवरी 25-26 मोदी जी 2017 के बाद इजराइल गए और 28 को हमला शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से या तो नेतन्याहू ने उनको बताया कि हम हमला कर रहे हैं, और अगर नहीं बताया तो वो दोस्ती का ही, फिर काहे की दोस्ती, और अगर बताया तो वो भी एक खतरनाक बात है। तो बताने के बाद भी लगभग कोई 16 करार हुए इजराइल के साथ। हम जानते हैं कि नज़दीकी इजराइल के लिए हमारी क्यों है, क्योंकि हम टेररिज्म के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी हमें इजराइल से मिलती है, वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी देश पे हमला करके उसकी लीडरशिप को मार देना और एक लक्ष्य हो और हम चुप रहें, ये हमें तो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हम 56 इंच की छाती की बहुत बात करते हैं आजकल। मैं नेहरू जी की 56 इंच की छाती के बारे में बात करूंगा, क्योंकि रोज नेहरू जी की आलोचना करते हैं। तो जब रशिया इन्फ्लुएंस कर रहा था, उनकी फोर्सेस ईरान में थी, और मैं 1953 की बात कर रहा हूं, तो नेहरू जी ने एक बयान दिया, हालांकि वो रशिया के बड़े नज़दीक थे, आपको मालूम है। उस समय उन्होंने रशिया की आलोचना की कि जब तक रशियन फोर्सेस कंटिन्यू इन ईरान, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द इरानियन पीपल। ये पब्लिकली उन्होंने एक इंटरव्यू करके स्टेटमेंट दी कि अगर रशिया के वहाँ जो मिलिट्री है अगर ईरान में है, ये गलत बात है, और रशिया को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी चाहिए, अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट विड्रॉ करनी चाहिए। ये ईरानियन जनता का हक है आपको देश को खुद चलाने का। ये मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ मौन रहने से ये लगता है कि इजरायलीज का हक है कि वो ईरान को तबाह कर दे। दूसरी बात, 56 इंच की छाती की बात करूंगा, और आप याद करिए ये बात है 1994 की। जम्मू कश्मीर में बड़े टेररिज्म का बढ़ावा हो रहा था, आपको याद होगा उस समय। और उस समय खामेनी साहब क्योंकि लीडर थे ईरान के, क्योंकि 10 साल तो रहे खोमेनी साहब 1989 से 1989 तक, और उसके बाद खामेनी साहब आए। और खामेनी साहब ने बाद में कश्मीर के लोगों के हक में बयान दिए हमारे खिलाफ। लेकिन 1994 में क्या हुआ कि जब ये हो रहा था तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने दिनेश सिंह को भेजा ईरान और बोला कि आईओसी की एक रेजोल्यूशन पास होने वाला है ह्यूमन राइट्स कमीशन में, यूरोप में, जनीवा में, तो आप विरोध करो प्लीज उसका। दिनेश सिंह गए, खामेनी साहब ने उनको बोला कि हम विरोध करेंगे। आईओसी के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान जो ला रहा था, विरोध हुआ, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ये हुई 56 इंच की बात, 56 इंच की छाती की बात। तीसरा, मनमोहन सिंह के बारे में 2006 का वाक्य। 2006 में हुआ कि IAEA की मीटिंग थी
और मीटिंग क्या थी कि IAEA में अमेरिका चाह रहा था कि हम उसके हक में वोट करें अगेंस्ट ईरान, क्योंकि यही न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात हो रही थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, हालांकि आपको मालूम है कि उस समय हमारा न्यूक्लियर डील हो रहा था और अमेरिकन ने यह कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह को दैट योर न्यूक्लियर डील विल बी अंडर थ्रेट, आपका न्यूक्लियर डील खतरे में होगा अगर हमें वोट नहीं करेंगे। तो मालूम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि वी विल बी गाइडेड बाय आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। ये हुई 56 इंच की छाती की बात। तो यहां मौन रहते हैं और जो बोलने वाले हैं वक्त पे बोलते हैं, और जो वक्त पे नहीं बोलेगा उसको खमियाजा निभाना पड़ेगा। It's very important to know this, that history teaches us a lot of things. Way back in 1953, it is Pandit Nehru who opposed the occupation of the Russian forces in Iran and said that the rights of the Iranian people must be respected and the forces must move out. That's the courage of a prime minister who was close to Russia and yet made that statement. And in 1994, it was Narsim Rao who sent Dinesh Singh to Iran to persuade Khamenei, who had by then come to power, who later, in fact, sided with the Kashmiri people against India. But at that point in time, when Narsim Rao thought that a resolution which is going to be passed by the IOA would hurt India very badly if it is passed, because it was being moved by Pakistan, and everybody in the IOA was in support of that resolution. And we were able to persuade Khamenei to vote against it, and the resolution never got moved. That's when a strong prime minister does. He stands on principles, doesn't take sides. Dr. Manmohan Singh, 2006, very important. IAEA meeting, United States wanted India to support in their resolution in the IAEA for curtailing the rights of the Iranian people to use nuclear energy for peaceful purposes. And they said that if you do not do that, it might bring the nuclear deal, which we were having, the negotiations we were having, as you know, would be in jeopardy. And Dr. Manmohan said, nothing doing. We're not going to be guided by somebody else's interests. We will be guided by our own interests, and we'll take our own position. These are prime ministers who spoke when there was need to speak, who remained silent when it was not necessary to speak. और हमारे प्रधानमंत्री हैं जो वक्त पे बोलते नहीं और बेवक्त बोलते हैं। ये खासियत है, 1.5 घंटा भाषण और यहाँ मौन। मौन कौन है? मनमोहन सिंह जी नहीं। यही इतना मैं बात करूंगा आपसे। दूसरी बात, हमारे इरानियन शिप यहाँ आया, उनको बुलाया गया, एक मिलन का मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बुलाया, नेवल फोर्सेस ने उनको बुलाया कि आप यहाँ आइए, और ये कंडीशन थी कि आपके यहाँ कोई हथियार नहीं होंगे. You will not have any weapons on that ship, which was invited by the Indian Navy to the Indian Ocean, right? So they were defenseless. Americans knew they were defenseless, and they killed so many people, and we haven't spoken a word. Why is the Prime Minister quiet? I mean, about 141 people, 61 odd are missing. The rest have been killed. These 61 people who are missing must also be dead. So 141 people dead. 72,000 people dead in Gaza. Children, mothers.
45 girls dead in Iran, in a school. And all we say is that we have nothing to say. Isn't it sad for a great country, the mother of democracy? We can't orphan our democracy. We're a great country. We stand for values. We've always stood for values. कूटनीति दो लेवल्स पे चलती है, फॉरेन पॉलिसी दो लेवल्स पे चलती है। एक द लेवल ऑफ नैतिकता, मोरालिटी, एंड दूसरा लेवल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। और कभी कभार ऐसा होता है कि आवर वैल्यू सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्पररी सेल्फ इंटरेस्ट। तो हमें बोलना चाहिए। हमने कहा ना, जब अमेरिका ने कहीं और हमला किया तो हम कहते थे कि गलत हुआ है। इराक में क्या हुआ, हमने कहा था कि गलत हुआ है। तो हम संकोच, हम पीछे क्यों हट रहे हैं? साउथ अफ्रीका ने बोला, ब्राजील में तो खास बोला। तो हम तो कहीं मतलब कि साउथ एशिया में तो हम लीडरशिप तो खो बैठे, क्योंकि इजराइल के हम हो बैठे। तो फिर लीडरशिप कहां रहेगी? तो साउथ की लीडरशिप हम खो बैठे। अमेरिका हमें कुछ इधर उधर करेंगे तो 25% और लगा देगा। अब एक खासियत वैसे मोदी जी में और ट्रंप में है कि उन्होंने जब अपना ऐलान किया इस वॉर का, तो उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया से ऐलान किया, व्हाइट हाउस से नहीं किया। तो मोदी जी जब जाते हैं बताते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। एक बार पाकिस्तान भी गए तो बताया ही नहीं था, अभी भी गए किसी को बताया नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं, पॉलिसी क्या होनी चाहिए कोई चर्चा नहीं, बातचीत नहीं। ट्रंप भी ऐसे ही करते हैं, अभी इनकी यूनिलैटरल पॉलिसी रहती है। There is something common between Modi ji and Trump, namely that when Trump announced the declaration of the war, he did it on a social platform called Truth Social Media. Not from the White House, not from the Oval Office, which normally would happen. Didn't discuss it with either Congress or with the Senate. We also, our Prime Minister doesn't discuss it with either, in Parliament, no such discussion takes place. He doesn't believe in it. He doesn't just believe in it. It's common between both of them. You enter into agreements, we don't know what agreements are entered into. We never know. I mean, we don't know why प्रधानमंत्री जी went to Israel 25-26 को। ये मालूम ही नहीं क्यों गए, क्या ऐसी बात थी? खासी बात होगी ना, तो आके भी नहीं बताया, क्योंकि आके इलेक्शन जीतना है और नीतीश जी को खत्म करना है, राज्यसभा लेके उसको खत्म करना है। तो मैं कई बार बोलता हूं कि इनका लक्ष्य केवल एक है, किसी तरीके से हिंदुस्तान में इलेक्शन जीते, बाकी होता रहेगा। जो इजराइल करे वो करे, हमें क्या लेना देना है। और ट्रंप के तो साथ हैं ही, तो कभी ना कभी तो ठीक ठाक हो जाएगा। भरोसे, भगवान भरोसे, आपकी फॉरेन पॉलिसी, कोई आपका प्रिंसिपल नहीं है। एंड आई रियली वांट टू आस्क व्हाट इज आवर फॉरेन पॉलिसी? हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या? हम किसके पक्ष में हैं, किसके खिलाफ हैं, ये तो बताइए। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन इसका जो नतीजा होगा, क्योंकि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज तो बंद हो गई, क्रूड ऑयल के दाम 89 हो गए, यहां पेट्रोल 95 और 102 पे बिक रहा है, और ये क्रूड ऑयल के दाम 100 होंगे, फिर 120 होंगे, और ये चलता रहा। एलपीजी सारा कतार से आता है, कतार की बंद हो गई, एलपीजी प्रोडक्शन बंद हो गई,
वो आता सारा कतार से है, तो एलपीजी कहां से लोगे? तो आप करोगे क्या? और ये कोई कल खत्म होने तो वाला नहीं है। और आपको मालूम है कि जो चाबहार था, जो पोर्ट हम बना रहे थे, वो खत्म हो गया। अब तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हमारा जो, क्योंकि पाकिस्तान से हमें उसकी ज़मीन द्वारा हमें कोई कनेक्टिविटी नहीं थी अफगानिस्तान के साथ। नाउ द चाबहार पोर्ट इज ओवर, दैट होल प्रोजेक्ट इज ओवर. Our connectivity with Afghanistan and the Central Asian republics was only through Chabahar port. Now it can't be. Therefore, our trade routes, our commerce, our access to Afghanistan and Central republics with whom we had very good relations, it's all stopped. So oil will be high, connectivity will be low, China will come in, right? America may not side with you depending on their national interest. Now you can't have relations with only one country in the world. So this is a very serious, and what's the foreign policy of this country? I mean, since 2014, we don't know. I mean, it meanders like a river. We don't know where it will go. पता है ना, जब नहर जाती है कहीं तो पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाएगी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। So it's a very serious situation. I think that the consequences of this, इसके नतीजे जो होंगे, they be far reaching and for years to come. अभी ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि कुर्दिश जो है, कर्ड्स जो हैं, जो डिसेंटर्स हैं, उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान में जाकर रेजिम चेंज करें। ये उनका लक्ष्य। चलिए, ये बातें अब बाद में करेंगे, लेकिन इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इतिहास को नहीं जानता ना, वो कुछ भी नहीं जानता, और जो इतिहास को समझता नहीं, वो देश कभी सफल हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, प्राइम मिनिस्टर का अभी पिछले जब से एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में बनी, उसके बाद से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक लैंडमार्क रहा है वो प्राइम मिनिस्टर की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तमाम कंट्रीज में विजिट रही है। तो एक लार्जर स्केल पे प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेचर है एज फार एज फॉरेन। इंडिया का स्टेचर है भैया, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा, स्टेचर इंडिया का है। सर, प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन विजिट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या हम उस पर रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरीके के वॉर में हम लोग आगे इसी चीज को नॉर्मलाइज करें, टॉक्स करें, और क्यों ऐसा आपको लगता है कि इनिशिएट नहीं कर रहे हैं? भाई, ना तो हम घर में विश्व गुरु हैं, ना हम कोई बाहर मानता है कि हम विश्व गुरु हैं, तो हमारा रसूख है ही नहीं, हम करेंगे क्या? हम खुद कहते हैं हम हैं, तो जो मर्जी खुद के बारे में तो कुछ भी कह सकता, मैं भी कह सकता हूं मैं गुरु। आप पूछेंगे तेरे डिसाइपल कहाँ हैं भैया, पूछेंगे आप। mentioned about Nitish Kumar कि उनको करियर खत्म किया जा रहा है, so do you think so now Bihar is going to have a BJP chief minister? I don't know. See, look, I have been saying this for a long time and I'll repeat it. The political strategy of the BJP in every state in this country, right, is to destroy the regional party. Right? They have already destroyed, according to me, the two regional parties which are part of the coalition in Maharashtra. According to me, they've already destroyed them. ठीक है? They will take over the JDU very soon. If Nitish comes here, they will ask the JDU people to join them, or they'll do something, split or something like that. That's been their strategy throughout. In some states that cannot work because they have no foothold. So wherever it is, there are regional parties which are in power. They will first, for example, Anna DMK. They tie up with Anna DMK because they have no legs to stand on. There is no regional party in West Bengal, so it has to be a one-to-one fight. They are nowhere in Kerala, right? And they tie up with JDS, though JDS is a non-player, right?
So their whole strategy is to have a one-to-one fight with the Congress, and then they hope they'll win an election. That's what their strategy is. So JDU has no future. So, but sir, how do you see the impact of this change of regime in Bihar on national politics? Will Chandrababu Naidu of TDP will be the next thing when we are seeing the... No, at the appropriate time, yes, they'll be the victims too. At the appropriate time. That they are very clever at. Because their overall strategy is a one-to-one, I'm telling you. सर आप इसको हिंदी में भी बोल रहे हैं हाँ, तो इनका जो स्ट्रैटेजी रहता है कि भाई जो भी छोटे छोटे दल हैं कहीं भी हों या बड़े दल भी हों, पहले तो उनके साथ समझौता करो, उनके साथ सरकार बनाओ, फिर उन्हीं को ही हड़प लो, ठीक है ना। और ये इन्होंने महाराष्ट्र में भी कर दिखाया है, अभी देखो इलेक्शन में कर दिखाया ना, उनके कोई अहमियत ही नहीं जो बाकी पार्टनर्स हैं इनके, चाहे वो शिवसेना इनका ग्रुप हो और चाहे पवार साहब का, अजीत पवार का ग्रुप था जो, ठीक है ना, वो तो रेलेवेंस रहा नहीं उनका। और जहाँ जहाँ भी ये छोटी पार्टीज होती हैं वहीं उनको ख़त्म कर देते हैं, या उनको स्प्लिट करके अपने पास ले आते हैं या उनको हड़प लेते हैं। आपको उनको लेन देन का इनका बड़ा मतलब कि मास्टरी है। So do you believe that India Bloc should also approach such parties, specifically if we talk about JDU in particular, that an offer can be given or should be given to JDU? तो मुझे क्या पता what India Bloc will do. I don't expect express any personal opinions in matters of this nature. I have no personal influence on that, right? Okay, thank you.